अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ASP.NET कोर MVC। और बहुत समय से बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे एक वीडियो बना दीजिए। ये समझ में नहीं आता है, इसका यूज़ क्या है ये समझ में नहीं आता है। बस नाम सुने हैं, कहीं कहीं लोग बताता है ऐसे करो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्यों करेंगे, उसका फायदा क्या है। चलो आज हम लोग उसको समझेंगे कि ASP.NET कोड के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का अपना एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रिंसिपल पढ़ा होगा उसको इसके बारे में पता होगा, जिसमें से सॉलिड में से D4 डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। SOL प्रिंसिपल का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग एक लंबा चौड़ा उसका एक बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है। वो बताने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग फिलहाल अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे इंजेक्शन है क्या। पैटर्न यूज टू अचीव इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो एक तरह का डिजाइन पैटर्न है जिसमें आप कंट्रोल को इन्वर्स करते हैं। कंट्रोल को इन्वर्स करने का मतलब क्या है, थोड़ा देर के बाद समझ में आ जाएगा। इट अलाउ यू टू डेवलप द लूजली कपल्ड कोड बाय रिमूविंग द डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑफ अ क्लास ऑन द कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर क्लास। बहुत समय ऐसा होता है जहां पे आप एक कोई क्लास बना रहे हैं और उस क्लास के अंदर कोई काम के लिए आप किसी दूसरे क्लास का हेल्प ले रहे हैं, मतलब किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। जो भी चीज से सिंपल एक एग्जांपल ले लो, एकदम बेसिक चीज अगर हम लोग बताएं तो सपोज आपको एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि आप एक बेसिक सी का प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी ASP.NET भूल जाओ, और वहां पे आपको कोई मैसेज प्रिंट करना, तो आप क्या करते हैं, आप अपना एक क्लास बनाते हैं, मेन बनाते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। मतलब क्या हो गया कि आप अपने क्लास के अंदर पहले से बना हुआ कोई क्लास है कंसोल क्लास, उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्लास जो है वो अपने काम के लिए कंसोल क्लास क्लास पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंसी होता है उसी को लूजली कपल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। अब लूजली कपल्ड का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझाते हैं कि स्ट्रांगली कपल्ड और लूजली कपल्ड क्या होता है। तो एक सिंपल सा समझो कि हमारे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास, मान लो यहां दिए हम लोग कैलकुलेशन। ठीक है, यहां पे एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड सम int x int y, और ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न x प्लस वाई, बस यही कर रहा है, एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं। अब एक कोई दूसरा क्लास बना रहे हो, पब्लिक क्लास, मान लो तुम कुछ भी लिख सकते हो, कैलकुलेटर। इसके अंदर मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर दो नंबर को ऐड करना। लेकिन दो नंबर को ऐड करने के लिए तो ऑलरेडी मेरे पास फंक्शन है, कोड लिखा हुआ है, तो हम यहां दोबारा क्यों लिखेंगे। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते थे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसके फंक्शन को कॉल करना है, तो कैलकुलेशन का सी इक्वल्स न्यू कैलकुलेशन, और यहां पे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी डॉट सम 10,20 आ गया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हारा अगर ध्यान से देखोगे तो कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, यहां कॉल किए। अब यहां पे अगर इस फंक्शन को कॉल करना था सम को, तो इसमें हम लोग क्या किए, कैलकुलेशन क्लास का यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिए। तो जब भी किसी क्लास के अंदर आप ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं टू यूज द फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास, या उसका प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, मेथड या फंक्शन को यूज करने के लिए, तो जब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया जाता है इसी को बोलते हैं क्या, टाइटली कपल्ड। उसको क्या बोलते हैं, टाइटली कपल्ड या स्ट्रांगली कपल्ड बोल सकते हैं कि भाई यहां पे ये है। तो अब सोचो कि अगर इन केस आप और भी कोई क्लास बना रहे हैं और वहां पे भी इसको यूज करना चाहते हो, तो हर क्लास के अंदर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टाइटली कपल। अब टाइटली कपल में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो इस क्लास को हम 10 जगह यूज किए इसका ऑब्जेक्ट बना के, इन फ्यूचर कोई कहता है कि नहीं, अब ये क्लास मेरा आउटडेटेड हो गया है, इसके जगह पे कुछ एक नया क्लास ला रहे हैं, उसमें भी सम ही होगा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा, अभी एक एग्जांपल बता दे, या मान लो पहले ऐसे है, पहले ऐसे कोड लिखा होता int रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, उस समय जो कोडिंग करने वाला था ऐसा कर दिया, यहां रिटर्न कर दिया रिजल्ट, पहले ऐसे था। तो अब कोई बोला कि नहीं ये क्लास जो है वो इनएफिशिएंट है, यहां पे बिना मतलब का एक मेमोरी बन रहा है, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है।
एक्स रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनेगा। तो अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए कोई सोचा कि हम क्लास को चेंज कर दें। अब यहाँ मान लो कि ये क्लास तो था ही, मान लो ये क्लास जो से पहले था वो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक और नया क्लास बना देते हैं। ये पुराना वाला क्लास है, हम एक और नया क्लास बना देते हैं और इसमें हम उसको एफिशिएंट थोड़ा बनाते हैं। तो यहां कर देते हैं एक्स प्लस वाई, और इस क्लास का नाम दे दिए न्यू कैलकुलेशन। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अब इस कैलकुलेशन क्लास का जहां जहां ऑब्जेक्ट बना हुआ वहां पे जाके तुमको अगर 10 जगह बना हुआ तो 10 जगह तुमको क्या करना पड़ेगा, न्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा 10 जगह। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो 10 जगह करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा एप्लीकेशन को रिकंपाइल करना पड़ेगा। रिकंपाइल करने के बाद फिर से इसका बिल्ड बनाना पड़ेगा, बिल्ड बना के फिर से इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये काफी मुश्किल काम है। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जब शुरू में तो इस तरह से काम होता था, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होने लगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर बढ़ गया, बहुत ह्यूज साइज का तुम्हारा क्या बनने लगा, एप्लीकेशन बनने लगा, एक ही क्लास बहुत जगह यूज होने लगा, हर जगह उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे, तो उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया, डीआई आया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिजाइन पैटर्न से होता क्या, तो लूज कपलिंग का मतलब होता है कि यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं जाएगा, जिस क्लास को जरूरत होगा वो कहीं पे उसका ऑब्जेक्ट बना के कहीं एक जगह रखा हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी कंटेनर, वहां पे रखा रहेगा। और अगर इस क्लास को जरूरत है तो वो वहां से उठा के ले आएगा, ठीक है। तो वहां पे जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, जब इसको जरूरत पड़ेगा तब ये जाएगा, वहां से लाएगा, यूज करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो वहां पे जो भी अवेलेबल रहेगा वो इसको मिल जाएगा। तो अगर 10 जगह यूज हुआ तो 10 कहां से लाएगा, उसी कंटेनर से लाएगा। तो वहां पे अगर हम लोग को चेंज करना होगा तो अब कहां चेंज करना होगा, एक जगह चेंज करना होगा, और वहां चेंज करेंगे तो वहीं से सब लेके आ रहा है। तो जब भी चेंज करेंगे एक जगह तो सब जगह वो अवेलेबल हो जाएगा। कैसे होगा, कोडिंग से हम लोग समझेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, आप अपने एप्लीकेशन को बेटर टेस्ट कर सकते हैं, मेंटेनेंस इजी है, और बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि सारा कोड हम यहां नहीं लिखेंगे। अब मान लो ऐड करना था, हमको कोड यहां लिखना पड़ता, कोड ऐड करने का कोड यहां पे लिख दिए तो एडिशन का ये संभाल रहा है, कोई काम और संभाल रहा है, और हम लोग सिर्फ उसको क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। तो आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्लास बनाएंगे, अलग अलग क्लास को क्या किया जाएगा, डिपेंडेंसी कंटेनर के अंदर डाला जाएगा, और जिसको भी जहां जरूरत होगा वहां से लेके यूज कर लेगा। तो इसको बोलते हैं बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये तो हो गया कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सीखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का, वो आपको पता होना चाहिए। इंटरफेस का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो फिर आप डीआई आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग देखते हो कि क्लास तो बनाते ही बनाते हैं, हम लोग बहुत जगह देखोगे इंटरफेस बनाया जाता है। इंटरफेस मान लो आई कैलकुलेशन, ठीक है। तो इंटरफेस किस लिए बनाया जाता है, तो अगर आप कोई भी बहुत सारा अगर क्लास बनाने वाले हैं फ्यूचर में, और सबको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर सेम रखना है, तो सबका स्ट्रक्चर सेम रखना है, या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, कुछ उसको एक टर्म यूज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं कि भाई जो भी क्लास बनेगा उसमें कम से कम ये चीज तो होना ही होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसका होता है, आई कैलकुलेशन का यूज होता है। तो इससे पहला फायदा क्या है कि आई कैलकुलेशन इंटरफेस के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज का बॉडी नहीं होता। यहां पर आप वेरिएबल बना सकते हैं, या यहां पर हम लोग बना सकते हैं मेथड, लेकिन ऐसा मेथड बना सकते हैं जो सिर्फ यहां डिक्लेयर्ड रहेगा, जैसे आईएनटी एक्स और आईएनटी वाई, ये डिक्लेयर्ड रहेगा, इसका बॉडी यहां नहीं लिखा रहेगा। बॉडी उस पर डिपेंड करेगा जो इसको इनहेरिट करेगा। कोई भी क्लास इसको इनहेरिट कैसे करता है, तो इनहेरिट करने के लिए यहां पे कोलोन देते हैं और यहां आई कैलकुलेशन दे दिए। अब कोई भी क्लास अगर किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो वो क्लास उसी टाइप का हो जाता है। उसी टाइप का हो जाने का मतलब क्या है, समझाते हैं। अब जैसे ही कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो वो क्लास भी उसी इंटरफेस टाइप का हो जाता है। टाइप का मतलब क्या है, अब वो समझाते हैं। कभी भी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें दो मेमोरी बनता है, एक बनता है तुम्हारा रेफरेंस टाइप और एक बनता है एक्चुअल। तो जो रेफरेंस टाइप बनता है वो एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस रखता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अगर न्यू कैलकुलेशन नाम का क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो उसको उसका रेफरेंस को स्टोर करने के लिए उसी टाइप का रेफरेंस टाइप वेरिएबल चाहिए। लेकिन अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है तो ये क्लास भी उसी टाइप का हो जाता है। मींस कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप यहां पे कर सकते हैं कि यहां पे आप कैलकुलेशन आई कैलकुलेशन का रेफरेंस टाइप बना के भी तुम्हारा क्या कर सकते हो अपने क्लास का, लेकिन यहां न्यू कैलकुलेशन नहीं होगा, यहां पे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि न्यू कैलकुलेशन अभी उसको इनहेरिट नहीं किया हुआ, ये इसको इनहेरिट नहीं किया हुआ। तो अगर इनहेरिट नहीं किया हुआ है तो इसका रेफरेंस, इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन कैलकुलेशन किया हुआ तो कर सकता है। हाँ, अगर ये भी उसी को कर लेता है
अब इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भैया अगर ये जो भी इस पर्टिकुलर इंटरफेस को क्लास इनहेरिट करेगा उसके इस मेथड को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। मतलब ये चीज तो इसके अंदर होना ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। तो इससे फायदा क्या हो गया कि अब हमारा कैलकुलेशन है या न्यू कैलकुलेशन, अगर दोनों आई कैलकुलेशन को इनहेरिट किया हुआ है तो दोनों के अंदर ये मेथड तो होगा ही होगा। अब यहां पर हम लोग क्या किए कि देखो आई कैलकुलेशन का न्यू अभी इसके पास, अब सी डॉट अगर कैलकुलेशन कॉल करेंगे, सी डॉट सम कॉल करेंगे तो ये किसका ऑब्जेक्ट रखे हुए है, कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन वाला सम को कॉल करेगा इसको। लेकिन इन फ्यूचर अगर तुमको कोई चेंजेस करना होगा तो तुम यहां पे क्या करोगे, न्यू। अभी ये देखो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बात नहीं बोल रहे हैं, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं तुम्हारा इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये न्यू कैलकुलेशन का भी ऑब्जेक्ट ये रख सकता है। तो देखो सिर्फ तुमको यहां पे चेंज करना पड़ा और अब नया वाला का रेफरेंस सी के पास चला जाएगा। अब सी डॉट सम करेंगे तो अब ये इसका कॉल हो जाएगा। इससे एक बेनिफिट क्या हुआ, इंटरफेस बना के क्लास के अंदर इनहेरिट करा के तब उसको यूज करने से बेनिफिट ये है कि आपका इंटरफेस का जो रेफरेंस टाइप है वो आपका जो डिराइव क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताएं कि भाई जो मेरा इंटरफेस होगा अगर उसको कोई क्लास इनहेरिट किया है तो उसके सारे मेथड को वो ओवरराइड करेगा, पहला रूल ये है। और अगर ओवरराइड करता है तो ये क्लास इसी टाइप का हो जाएगा, मतलब इंटरफेस टाइप का हो जाएगा। इंटरफेस का जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल है वो हमारा डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है। अब ये चीज तुम लोग पहले विजुअल स्टूडियो विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर या फिर विजुअल सी शार्प डॉट नेट के अंदर बहुत जगह किए होंगे, या फिर तुम्हारा या किए हो नहीं भी किए तो छोड़ दो। हम लोग अगर इसमें बात करें ASP.NET कोर MVC उसके अंदर तो किए ही किए हो, भले तुमको उसको उसके बारे में पता है नहीं है अभी तक हमको नहीं पता, लेकिन अभी हम जब एग्जांपल से बताएंगे तो तुमको याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग देखे हैं। तो बहुत बार ये काम किए, कभी भी आप आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का काम करते हैं, कभी भी आप एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करते हैं तो ये वाला चीज आपको यूज करना ही करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है हम दिखाते हैं जो हम लोग किए हुए हैं। कोई एक प्रोजेक्ट खोल लेते हैं जिसके अंदर सपोज हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, अगर याद होगा ये हम पुराना कोई प्रोजेक्ट खोल रहे हैं तो अगर ध्यान दोगे तो जब भी हम लोग कोई भी एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करते हैं तो वहां पे एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहां पे भी हमारे पास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ये है और इसको आप program.cs के अंदर रजिस्टर करते हैं। चलो program.cs खोलते हैं तो यहां पे देखो लिखो builder.services.addDBContext और यहां पे देखो क्लास का नाम पास किया गया। तो होता क्या है, यही है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहां पे builder.services जो हम लोग लिखते हैं तो सर्विसेज क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कंटेनर, डिपेंडेंसी कंटेनर जिसके अंदर आप बहुत सारा चीज को ऐड करते हैं। तभी हम क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। हम बोले भाई डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको डाल देता है कहां पे, उसको डाल देता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन डीआई कंटेनर के अंदर। अब डीआई कंटेनर के अंदर जाने से फायदा क्या है कि जिसको भी जो भी चीज, चाहे तुम्हारा कंट्रोलर है चाहे व्यू है, जिसको भी उस ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा वो वहां से ले सकता है, इंजेक्ट कर सकता है अपने अंदर। कैसे इंजेक्ट करता है, आप देखो यहां पे आप अगर याद होगा तो ये वाला लाइन हमेशा हम लोग लिखते थे, पब्लिक रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट यहां पे है। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट कर दिए और यहां पे वहां से जो क्या किया गया है, वहां से जो ऑब्जेक्ट भेजा गया है उसका रेफरेंस यहां पे आ जाता है, उसका एड्रेस यहां पे आ जाता है और वो आके कहां कॉपी हो जाता है, यहां पे इस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मतलब वहां जो पुराण.cs का ऑब्जेक्ट बना उसको हम यहां पे इंजेक्ट कर लिए किसके अंदर, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। तो ऑब्जेक्ट है वहां पे, वहां से रेफरेंस आएगा आके यहां पे स्टोर हो जाएगा और फिर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे तो वही वहां पे यूज होगा जो वहां पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो यहां पे क्या होगा कि हर बार अगर तुम लोग कल कोई भी चीज चेंज करना होगा तो तुमको सिर्फ program.cs के अंदर चेंज करना पड़ेगा। हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझो। तो DI इन ASP.NET Core MVC, अब ASP.NET Core MVC के अंदर DI कैसे करते हैं, तो ASP.NET Core MVC है जब बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर, इसके पास पहले से डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर रहता है। बस हम लोग करना क्या पड़ता है कि यू डिफाइन विच सर्विस आर अवेलेबल इन द program.cs फाइल। तो हम लोग सिर्फ ये बताना पड़ता है कि कौन सा ऐसा सर्विस है जिसको कंटेनर के अंदर आपको डालना, और ये कैसे बताते हैं, program.cs के थ्रू बताते हैं। एंड देन इंजेक्ट देम इनटू योर कंट्रोलर व्यू एंड अदर सर्विसेज वाया कंस्ट्रक्टर। और बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे देखे ना कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेके हम लोग वहां से उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसको इंजेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए तुमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सर्विस बनाना पड़ेगा। सर्विस बनाने के लिए आपको दो चीज बनाना पड़ता है, इंटरफेस
और उसका इंप्लीमेंटेशन मतलब उसका क्लास। तो एकदम बेसिक से हम बताएंगे, एक छोटा सा काम करके दिखाएंगे और उसमें फिर डीआई का मजा दिखाएंगे कैसे वो क्लास चेंज कर देते हैं बिना कोई मेजर चेंजेस किए हुए। तो पहला काम क्या है, डिफाइन द इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन। तो चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। डीआई डेमो प्रोज क्रिएट। अब आपको हो सकता है ना, जैसे याद होगा हम लोग बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे आपको ईमेल भेजना होता, तो हम लोग याद होगा हेल्पर क्लास बनाते थे, फिर हेल्पर क्लास के अंदर फंक्शन बनाते थे, फंक्शन के अंदर मेल भेजने के लिए सारा कोड लिखते थे ताकि आपको कंटेनर में हर जगह लिखना ना पड़े, कंट्रोलर के अंदर, सॉरी कंटेनर नहीं, कंट्रोलर के अंदर। और आपको जहां पे भी जरूरत पड़ता था ईमेल भेजने का, तो वहां पे ईमेल हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उसका ऑब्जेक्ट डॉट सेंड मेल या जो भी फंक्शन कॉल करा के उसमें जो पैरामीटर वो देना पड़ता था। लेकिन वहां पे तुमको क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। जब डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट बनाते तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है, वही उसको बोलते हैं टाइटली कपल्ड हो जाता है। मतलब कि फिर अगर 10 कंट्रोलर है, 10 कंट्रोलर से तुम मेल भेज रहे हो तो 10 के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर इन केस अगर आपका फ्यूचर में क्लास चेंज होता तो फिर 10 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि 10 जगह चेंज करिए, फिर दोबारा रिकंपाइल करिए, फिर इसको बिल्ड करिए, फिर से एप्लीकेशन को पब्लिश करिए, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसी का सॉल्यूशन अभी देखो हम बता रहे हैं कि ईमेल वाला नहीं, अभी एक बेसिक बता रहे हैं, बाद में ईमेल वाला या और भी कोई सर्विस बना के दिखा देंगे। इसके लिए जनरली क्या होता है कि जो भी चीज को हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसको सर्विस बोलते हैं। इसके लिए जनरली क्या होता है, सर्विस नाम का फोल्डर बना लेते हैं, सर्विस। और इसके अंदर सबसे पहले बनाना पड़ेगा कि इंटरफेस। यहां नाम देते हैं हम लोग आई ग्रीटिंग सर्विस। तो इससे अगर न्यू आइटम करते तो इंटरफेस बन गया। इंटरफेस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक फंक्शन होता है कि जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा वो एक यहां जो भी मेथड डिफाइन रहेगा उसको ओवरराइड करेगा। फिलहाल इसके पास एक ही मेथड होगा, एक फंक्शन होगा जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और उसका नाम रहेगा गेट ग्रीटिंग्स, और ये रिटर्न करेगा दिस ग्रीटिंग इज फ्रॉम डीआई। लिख दिए, बस जब भी जहां पे भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पे एक स्ट्रिंग चला जाएगा फिर समझने के लिए। और सॉरी, इसको तो यहां लिखना ही नहीं है, ये तो इंटरफेस है, यहां सिर्फ आपको मैसेज को डिफाइन करना है, काम जो होगा वो क्लास में होगा। तो अब इसके लिए एक सर्विस क्लास मतलब इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाना होगा। चलिए उसी फोल्डर में बनता है इंप्लीमेंटेशन क्लास, राइट क्लिक ऐड, यहां क्लास ले लेते हैं और उसका नाम देता है ग्रीटिंग सर्विस। याद रखना इंटरफेस में आई देना जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है कि आई दे देने से पता चलता है कि वो इंटरफेस है फाइल का नाम देख के ही। तो यहां देते हैं ग्रीटिंग सर्विस डॉट सी एस। अब ये इनहेरिट करेगा किसको, आई ग्रीटिंग सर्विस को। जैसे आई ग्रीटिंग सर्विस को करेंगे, देखो यहां एरर आने लगा। एरर क्यों आने लगा, देखो यहां क्या लिखा हुआ, ग्रीटिंग सर्विस डज नॉट इंप्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर आई ग्रीटिंग सर्विस डॉट गेट ग्रीटिंग। हम क्या बताए थे, जैसे ही आपका कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपका क्लास इसके सारे मेथड को ओवरराइड करेगा। फिलहाल वहां एक ही मेथड है उसको ओवरराइड करेगा। ओवरराइड का मतलब होता है कि जिस नाम से बेस क्लास में या इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर है, जो सिग्नेचर से और जो नेम से, उसी नेम से सिग्नेचर से फंक्शन अपने क्लास में बनाना जो कि उसको इनहेरिट कर रहा है। वहां क्या था, गेट ग्रीटिंग और गेट ग्रीटिंग, हाँ ठीक है। और ये रिटर्न करेगा क्या, यहां पे जो भी वैल्यू देना चाहते हो वो लिख सकते हैं। आई दिस इज मैसेज फ्रॉम टीआई दे देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, गेट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग्स है, एस है, एरर हट गया। तो ये मेरा क्या हो गया, जिस चीज को हमको इंजेक्ट करना वो मेरा तैयार हो गया। तो जिस भी चीज को इंजेक्ट करना उसके लिए एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंटरफेस, और एक क्लास जो कि इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, सारे मेथड को ओवरराइड करेगा। फिलहाल एक मैसेज देने वाला हो गया। अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है रजिस्टर द सर्विस। अब सर्विस को आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो सर्विस को रजिस्टर कैसे करते हैं, तो सर्विस को रजिस्टर तीन तरीके से किया जा सकता है। एक होता है ट्रांजिएंट, एक होता है स्कोप्ड, और एक होता है सिंगलटन। अब ये तीनों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग तीनों में से कोई भी यूज करेंगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको रजिस्टर कैसे करते, तो रजिस्टर करने के लिए आपको जाना पड़ता है प्रोग्राम डॉट सी एस में। आगे अब यहां क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, अब यहां पे तीन फंक्शन होता है, एड ट्रांजिएंट होगा, एड स्कोप्ड होगा और
ऐड सिंगलटन होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग ट्रांजिएंट ही लेते हैं। अब ये ट्रांजिएंट क्यों देते हैं बात का बात है, फिलहाल भी याद रखो कि इसको रजिस्टर करने के लिए ही काम करना पड़ता है। अब यहां पे आपको वो सर्विस का नाम देना पड़ता है। तो सर्विस का नाम क्या है, जो सर्विस क्लास है गेट ग्रीटिंग, हमारा यहां से क्या होगा, ये अब जब भी हमारा मिडिलवेयर कॉल होगा ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और डीआई कंटेनर के अंदर डाल देगा। डाल तो दिया। अब जिसको भी जरूरत है, जरूरत किसको पड़ता है, या तो कंट्रोलर को या तो व्यू को, वो उसको निकालेगा कैसे, तो निकाल के यूज करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं इंजेक्शन। तो अब जहां पे भी इसको यूज करना है वहां पे उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्ट हमको कहां करना, तो फिलहाल होम कंट्रोलर के अंदर करना है। तो अब यहीं पे गेम शुरू होता है इंजेक्शन का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको जहां पे भी उसको इंजेक्ट करना है वहां पे इंटरफेस का, जो भी मेरा सर्विस है उसका जो इंटरफेस है उसका एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो यहां बना देते हैं, जनरली ये प्राइवेट रहता है, प्राइवेट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रीड ऑनली भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक सिग्नेचर उसको लेके चलेंगे हम लोग, सिग्नेचर नहीं मेथड, स्टैंडर्ड। और यहां पे वो स्टैंडर्ड है, यहां पे आपको देना पड़ेगा आई ग्रीटिंग सर्विसेज, आई ग्रीटिंग सर्विस, और उसका नाम दे दिया ग्रीटिंग सर्विस। और कभी भी जब इंजेक्शन होता है तो तीन तरीके से होता है, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि वहां से रजिस्टर करने का तीन तरीका है, तो यहाँ पे क्लास कंट्रोलर के अंदर लाने का भी तीन तरीका होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो कि सबसे कॉमन सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा होता है मेथड इंजेक्शन, और तीसरा होता है प्रॉपर्टी इंजेक्शन। लेकिन सबसे अच्छा किसको माना जाता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो हम लोग इसके लिए कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे, जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट में करते थे। इसको सेलेक्ट कर लिए पूरे लाइन को, यहाँ बल्ब पे चले गए और यहाँ जनरेट कर देंगे। तो अब होगा क्या, देखो जैसे ही मेरा इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पे बताया हुआ कि एक कंस्ट्रक्टर है जो कि इंजेक्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करेगा, तो जो आई ग्रीटिंग सर्विसेज को इनहेरिट किया हुआ क्लास है उसका अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, उसका ऑब्जेक्ट अगर कंटेनर के अंदर है तो वहां से उस ऑब्जेक्ट को लाना है। तो यहां पे हम लोग वेरिएबल बना लिए क्लास स्कोप में, ताकि इसको पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज कर सके। लेकिन वहां जो कंटेनर है वहां से जो आएगा वो आएगा इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये तो लोकल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि वहां से एड्रेस आया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यहां स्टोर हुआ, और यहां से कहां डाल दिया, दिस डॉट ग्रीटिंग सर्विस, मतलब यहां डाल दी। मतलब अब मेरा जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक ये प्रॉपर्टी रहेगा, और ये प्रॉपर्टी रहेगा तो इस प्रॉपर्टी को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब उस प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा कि अब उसके पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, अब हमको उसको यूज करना है। हमको क्या करना है कि जो भी मैसेज वहां से आ रहा है उसको व्यू डेटा में डाल के अपने व्यू को भेज देना है। तो व्यू डेटा अंदर मैसेज इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रीटिंग सर्विसेज है उसका फंक्शन कॉल करा लेंगे, गेट ग्रीटिंग्स। देखो तो अब हमारा गेट ग्रीटिंग्स तो क्लास के अंदर था, उसका फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन क्या करेगा, वहां से एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ओके व्यू डेटा में स्टोर हो जाएगा, और वो किसको पास हो जाएगा, इंडेक्स को। अब इंडेक्स क्या करेगा, उसको दिखाना चाहता है, चलिए दिखा देते हैं, व्यू होम इंडेक्स, यहीं पे नीचे डाल देते हैं h1 @ व्यू बैक व्यू डेटा। अब व्यू डेटा के अंदर क्या डाल देते हैं, मैसेज। अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस फॉर आई ग्रीटिंग सर्विस अटेम्प्टिंग टू एक्टिवेट। अच्छा, एक चीज छूट गया, यहां पे दो चीज देना पड़ता है हम लोग को program.cs के अंदर। पहले इंटरफेस भी बताना पड़ता है उसका, ये दोनों को, उसका इंटरफेस और उसका क्लास दोनों को रजिस्टर करना पड़ता। देखो आए दिस मैसेज फ्रॉम डी आई आया। अब देखो फायदा क्या है कि आप एक जगह ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहां पे, और उसको हम होम कंट्रोलर के अंदर यूज कर लिया। अच्छा कोई बोलेगा सर दूसरा कंट्रोलर होगा तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। चलो देखते हैं, एक अलग से कंट्रोलर बना लेते हैं। कुछ भी देते हैं, मैसेज controller.cs आ गया। यहां पे भी हम लोग वही काम करेंगे, प्राइवेट, यहां पे भी इंजेक्ट करना पड़ेगा, जहां पे भी यूज करना वहां इंजेक्ट करना पड़ेगा, रीड ऑनली। और यहां देते हैं आई ग्रीटिंग सर्विस का ग्रीटिंग सर्विस, इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। और यहां पे भी वही काम करते हैं जो वहां किए थे,
होम कंट्रोलर के अंदर, उसका फंक्शन कॉल करा लिए और उससे जो डेटा आ रहा है उसको व्यू बैग में डाल दिया और अपना इंडेक्स को भेज दिया। अब इसका व्यू ऐड कर देते हैं, ऐड व्यू। और यहाँ कुछ नहीं, हमको H1 में उसको दिखा देना, एट द रेट व्यू बैग। व्यू बैग के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, मैसेज, काम खत्म। देखो अब हम इसको भी कॉल करेंगे मैसेज को तो वहां पे भी आ जाएगा। ये तो मेरा कौन कॉल हुआ, होम का इंडेक्स। अब हम करते हैं मैसेज का इंडेक्स। क्या हो गया भाई, व्यू बैग का मैसेज, MESSAGE। यहां पे क्या डाले हम लोग, और व्यू बैग, सॉरी व्यू डेटा होगा यहां। देखो अब मैसेज का इंडेक्स में भी मिल गया, तो इससे फायदा क्या होगा कि हम एक जगह से ऑब्जेक्ट बनाए और वहां से पास किया और हर जगह उसको यूज कर ले रहे। तो बोलो सर इसमें फायदा क्या हुआ हमको, हम फायदा बताते हैं। अब इन फ्यूचर कोई कहता है कि नहीं हमको मैसेज चेंज करना है या मैसेज वाला क्लास को ही चेंज करना है, अब हम नया क्लास बनाना चाहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्विस में एक नया क्लास बनाते हैं और हम उसको हर जगह यूज करना चाहते हैं। तो अगर पिछले बार क्या था कि अगर अभी हम लोग दो जगह यूज किए तो तुमको दोनों जगह जाकर ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ता। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया लेते हैं। ऐसा अगर 10 जगह यूज करते हैं 10 जगह जाकर चेंज करना पड़ता। अब हम एक नया क्लास बनाते हैं, अब उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसके लिए नया क्लास बनाना चाहते हैं। राइट क्लिक, ऐड क्लास, यहां देते हैं माई ग्रीटिंग सर्विस डॉट CS। आ गया। अब ये भी किसको इनहेरिट कर रहा है, आई ग्रीटिंग सर्विस को। अब आई ग्रीटिंग सर्विस को इनहेरिट करेगा तो इसके पास भी क्या होगा, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट ग्रीटिंग्स। और इसमें अलग मैसेज डाल देते हैं, रिटर्न दिस मैसेज इज फ्रॉम माई ग्रीटिंग्स। यहां पे तो काम हो गया, क्लियर है। अब यहां पे हम लोग एक नया सर्विस बना लिए, तो इस सर्विस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। इस सर्विस को भी जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। और कहां रजिस्टर करना पड़ेगा, program.cs में। अब पुराना वाला सर्विस को यहां हटा देंगे और उसके जगह पे क्या डाल देंगे, अब यहां पे सिर्फ चेंज कर दिए। यहां पे जब चेंज किए तो अब क्या करेगा, आई ग्रीटिंग सर्विस के लिए जो ग्रीटिंग सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाता था उसके जगह किसका बनाएगा, माई ग्रीटिंग सर्विस का। कंटेनर में उसको ऐड करेगा, जब कंटेनर में उसको ऐड करेगा तो बाकी जगह अब जब वहां से ये इंजेक्ट करेगा, ये सब कंट्रोलर अपने पास लाएगा। तो अब आपको क्या होगा, देखो यहां कोई चेंज नहीं करना कंट्रोलर के अंदर, यहां पे वही रहेगा, यहां पे वही रहेगा। वहां से तो रेफरेंस आ रहा है, और क्योंकि ये भी यहां पे आई ग्रीटिंग सर्विस का है तो आई ग्रीटिंग सर्विस को इनहेरिट कौन किया था, ग्रीटिंग सर्विस भी किया और माई ग्रीटिंग सर्विस भी किया है। तो अभी बताए थे ना कि जो इंटरफेस होता है वो अपने कोई भी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता, तो पहले वो ग्रीटिंग सर्विस को करता था, अब वो माई ग्रीटिंग सर्विस को करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रन कराओ, देखो वहां पे चेंज किए, अगर 10 कंट्रोलर में रहता, 50 कंट्रोलर में रहता, देखो सब जगह मैसेज चेंज हो जाएगा। यहां पे तो चेंज हुआ, ये तो होम का इंडेक्स है। अब आते हैं हम लोग मैसेज का इंडेक्स में, वहां पे भी चेंज हो गया। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग सर्विस बनाते हैं, कैसे उसको कंटेनर के अंदर रजिस्टर करते हैं, कंटेनर के अंदर डालते हैं रजिस्टर करके, और कैसे उसको कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं हमको कंट्रोलर के अंदर रिसीव नहीं करना, हमको डायरेक्ट व्यू के अंदर रिसीव करना, वो भी कर सकते हैं, व्यू के अंदर भी इंजेक्ट हो सकता है। चलो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक IXN रिजल्ट, और यहाँ पे देते हैं शो, और ये अपना व्यू रिटर्न करेगा। यहां से कोई व्यू डेटा वगैरह उसको कॉल करा के पास नहीं करा, लेकिन हम चाहते हैं इसको भी जब कॉल करेंगे तो मैसेज आना चाहिए, तब आपको व्यू के अंदर भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। इसका व्यू ऐड करते हैं, तो .cshtml। तो अब अगर आपको कभी भी डायरेक्टली रिसीव करना व्यू में, तो वहां इंजेक्ट नाम का डायरेक्टिव का यूज करना पड़ता है, और यहां पे आपको अपना इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा। तो आई ग्रीटिंग सर्विसेज डॉट, यहां पे क्या देना पड़ेगा, यहां से डॉट नहीं, यहां पे फिर वही ऑब्जेक्ट का नाम ग्रीटिंग सर्विसेज, लेकिन यहां एरर आ रहा है, क्यों, इसका आपको पूरा पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग DI-demo.service। कर दिए, एरर हट जाएगा। क्या हो गया भाई, ग्रीटिंग सर्विस है, सॉरी सर्विसेज नहीं सर्विस है, आ गया। जब ये आ गया तो अब उसका क्या करना, इसको ऊपर रखते हैं, जनरली इसको ऊपर ही रखते हैं। अब उसका फंक्शन को कॉल कराना है, ग्रीटिंग सर्विसेज डॉट गेट ग्रीटिंग्स।
लेकिन ये तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे फिर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तुमको उसको स्टोर करना पड़ेगा। str में आ गया या msg में आ गया। अब इसको जहां दिखाना दिखा दो, h1@msg, जो मैसेज में आया उसको h1 में दिखा दो। तो ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली हम लोग व्यू के अंदर भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंट्रोलर से मतलब नहीं है, व्यू अपना डेटा खुद निकाल लेगा या उससे काम करवा लेगा, ऐसा कोई काम है तो वो भी कर सकते हैं। देखो हम लोग यहां डायरेक्टली कॉल करते हैं मैसेज का शो, देखो तो डायरेक्टली दिखा रहा है वो मैसेज, और यहां भी माई ग्रीटिंग्स वाला दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, puran.cs में जाएंगे, फिर से हम वहां क्या कर देते हैं, कभी भी चेंजेस देखो कितना इजी है। फिर यहां ग्रीटिंग्स की जगह माई ग्रीटिंग कर दिए, एक जगह चेंज किए, सब जगह वो इंजेक्ट हो जाएगा सेम ऑब्जेक्ट। होम में देखो फिर से वही डी वाला मैसेज आ गया, इंडेक्स में फिर से डी वाला मैसेज आ गया, और शो में भी क्या आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अपने एप्लीकेशन को जब चाहे जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हम बेसिक बता दिए। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे हम बोले कि 3 तरीके से इंजेक्ट किया जा सकता है और 3 तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये मोटा मोटी हम एकदम सिंपल भाषा में, बच्चा वाला लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए कि कैसे DI काम करता है ASP.NET के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।